हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक की और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजी का एक मेजर सब डिवीजन है। ठीक है, ये मेजर ब्रांच है बोल सकते हैं। दो चीजें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है पहले हम ये समझते हैं। ये होता है व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग, मतलब बॉडी क्या कर रहा है ड्रग के साथ, उसको हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक। जैसे ही हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक टैबलेट एडमिनिस्टर करके दिखा रहा हूँ बॉडी के अंदर, तो इससे पहले कि ड्रग अपना एक्शन दे, जैसे कि अगर हम कोई पेन किलर को एडमिनिस्टर कर रहे हैं बॉडी पे, तो इससे पहले कि वो पेन को रिड्यूस करे बॉडी का, बॉडी पहले एक्ट करने लगता है ड्रग के साथ। ठीक है, पहले उसको तोड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स पे, देन उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने स्टमक फ्लूइड या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड पे डिसॉल्व करेगा, डिसोल्यूशन करेगा, और उसको सेल के थ्रू इंटेस्टाइन से या फिर कोलोन से एब्जॉर्ब करेगा और अलग अलग पार्ट पे बॉडी के पहुंचाएगा। देन उसके बाद ड्रग अपना एक्शन स्टार्ट करता है। तो बिफोर एक्टिंग द ड्रग ऑन द बॉडी, बॉडी स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ड्रग एंड दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। मतलब बॉडी क्या क्या कर सकता है ड्रग के साथ, उसको कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट कैसे कर सकता है, उस सब चीजों को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग का एक्शन। ठीक है, ड्रग का एक्शन अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर पेन किलर की बात करें, तो जो पेन को रिड्यूस करने का जो क्षमता रहेगा ड्रग का, उसको हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द ड्रग। और मूवमेंट इस चारों प्रोसेस में होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीजन। ये चारों चीजों को तो सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव मूवमेंट ऑफ द ड्रग हमको समझना जरूरी है। क्वांटिटेटिव मतलब कितने मात्रा में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने मात्रा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर मेटाबोलाइज कितने मात्रा में हो रहा है, और एक्सक्रीट कितने मात्रा में हो रहा है बॉडी से। तो क्वांटिटेटिव जोड़ना यहाँ हमारे लिए जरूरी है। और कहाँ कहाँ वो हो रहा है मूवमेंट? इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब जब बाहर से अंदर आता है ड्रग, तब अंदर अंदर मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, और आउट, आउट मतलब जब बॉडी से बाहर होता है, एक्सक्रीट होता है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉडी। और इससे हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक से? पहले तो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, कौन से रूट से एडमिनिस्टर करने पे बॉडी पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा ड्रग। देन उसका डोज पता कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक से, क्योंकि कितना डोज मेटाबोलाइज हो जा रहा है, तो हमको कितना डोज एडमिनिस्टर करना चाहिए ड्रग का, ये हम पता कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक से। ऑनसेट ऑफ एक्शन, टाइम बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग टू इट्स स्टार्टिंग ऑफ एक्शन। मतलब जब हम बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग और उसका जब एक्शन स्टार्ट होता है, उस टाइम को हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। देन टाइम फॉर पीक एक्शन, कितने टाइम में ड्रग अपने पीक एक्शन तक पहुंचेगा, ये टाइम को हम पता कर सकते हैं। तो ये टी हाफ से जुड़ा हुआ टर्म है, टाइम ऑफ पीक एक्शन, और टी हाफ मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो फार्माकोकाइनेटिक से हम टाइम फॉर द पीक एक्शन पता कर सकते हैं। उसी प्रकार ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, किसी ड्रग का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, किसी ड्रग का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो उससे ड्यूरेशन ऑफ उसका एक्शन जो है वो पता चलता है। और मेटाबॉलिज्म हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, तो ये भी हमको पता चल जाता है फार्माकोकाइनेटिक से। तो ये सारे चीजें हैं जो फार्माकोकाइनेटिक डिटरमाइन करता है। तो ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हम समझते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो कुछ इस टाइप दिखेगा। इसका जो टोटल थिकनेस होता है वो अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से बना रहता है। ठीक है, आउटर और इनर पार्ट इसका हाइड्रोफिलिक होता है, और जो बीच का पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। आउटर और इनर पार्ट हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल, जबकि बीच का जो पोर्शन होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है। और इस पे दो प्रकार के प्रोटीन फ्लोट होते रहते हैं। एक ऐसा प्रोटीन रहता है जो सिर्फ ऊपर चिपका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और एक प्रोटीन ऐसा रहता है जिसका लेंथ ऊपर से नीचे तक पूरा रहता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इन्हीं प्रोटीन्स के हेल्प से ड्रग मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर मूव करते हैं। ठीक, ये प्रोटीन्स कुछ स्पेस डेवलप करते हैं जिसको पोर्स बोलते हैं, और उससे बाहर से अंदर की ओर ड्रग मूव करता है। और कुछ ड्रग जो सेल सेल के बीच जो स्पेस रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं हम, उसी से वो बाहर से अंदर की ओर मूव करते हैं। तो ये सब प्रोटीन्स मिलके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में हेल्प करते हैं कोई भी सब्सटेंस को बाहर से अंदर लेने के लिए। ठीक है, चैनल क्रिएट करते हैं, पोर क्रिएट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो बहुत सारे मैकेनिज्म से होता है, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन,
स्पेशल ट्रांसपोर्ट में आता है कैरियर मेडिएटेड और पिनोसाइटोसिस। कैरियर मेडिएटेड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको स्पेशल ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कैरियर की जरूरत होती है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जबकि पैसिव और फिल्ट्रेशन की बात करें तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ड्रग ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसलिए इसमें स्पेशल कैरियर की जरूरत नहीं होती। जबकि ये सब प्रोसेस में कैरियर मेडिएटेड है या फिर वेसाइकल के थ्रू हम ड्रग को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसिव डिफ्यूजन। अबाउट 90% ऑफ द ड्रग जो है पैसिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक शेयर कर दिया हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं। बाकी सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोर्ट ट्रांसपोर्ट की, जिसको फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं और बल्क फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, इंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे, जिसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों आता है। इसके साथ साथ हम आयोनिक डिफ्यूजन और आयन पेयर ट्रांसपोर्ट को भी पढ़ेंगे। पोर्ट ट्रांसपोर्ट जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर साइज कम होता है, ठीक है, उनके लिए होता है। सेल का जो पोर्स होता है उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ड्रग का साइज अगर पोर्स से कम होगा तभी वो पास होगा, तो लो मॉलिक्यूलर वेट या लो मॉलिक्यूलर साइज ड्रग के लिए होता है। उसी प्रकार ये वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए बेस्ड है, जैसे कि यूरिया, वाटर, शुगर, ये सब के लिए इसमें बाई पोर्स या फिर पैरासेल्युलर स्पेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और इस ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये होता है ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर मूव करते हैं सेल में, उसी को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये सारे ड्रग भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर साइज कम होता है। पोर्ट ट्रांसपोर्ट है वो सुटेबल है फॉर द ड्रग विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, और कितना कम होना चाहिए? लेस देन 100 डाल्टन। इसके साथ साथ कोई ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक चेन के लाइक है, लिनियर मॉलिक्यूल है, तो उस केस में 400 डाल्टन तक भी चलेगा, ठीक है। उस केस में मॉलिक्यूलर वेट 400 डाल्टन तक भी चलता है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म से। और इसका रोल किसमें है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म का? पहला तो है कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब एकदम जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ब्लड वेसल्स, उसमें ड्रग एक्सचेंज की अगर बात चले या फिर एक्सक्रीट करना हो या एब्जॉर्ब करना हो, तो कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन का मेजर रोल है। रीनल एक्सक्रीजन ग्लोमेरुलाई में, ठीक है, यहाँ पर ड्रग एक्सक्रीट होता है बाय फिल्ट्रेशन। रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से अगर ड्रग को एक्सक्रीट करना है तो उस केस में भी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म से होता है। और इसके साथ साथ ड्रग एंट्री इन द लीवर। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो लीवर में एंट्री कर रहे हैं, तो अभी बाय फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म से एंट्री होता है। तो ये सब कुछ मेजर रोल्स हैं फिल्ट्रेशन का या फिर पोर्ट ट्रांसपोर्ट का इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक सिंपल पैसिव डिफ्यूजन जैसा ही है, बट इसमें कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। और एज कंपेयर टू सिंपल पैसिव डिफ्यूजन ये बहुत ही फास्ट मेथड है, बहुत जल्दी बहुत फास्टली इसमें ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। और चूंकि ये कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए ये एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझने से पहले कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट को समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट जानने लायक है। तो पहला चीज कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। एक नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है ड्रग मॉलिक्यूल से। जो इंडोजीनियस कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, जो इंडोजीनियस रिसेप्टर या बोल सकते हैं हम, वो एक नॉन कोवेलेंटली बाउंड करता है ड्रग मॉलिक्यूल से, देन उसको अंदर सेल के अंदर पहुंचाता है, और उसके रिवर्स में ये अंदर के सब्सटेंस को बाहर भी कर सकता है। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर या बाहर कोई भी सब्सटेंस को करना है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल को करना है, तो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट से वो हो सकता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अंदर और बाहर दोनों तरफ ये काम करता है। देन सेकंड है ये एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोसेस है, ठीक है। अगर ड्रग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उस कैरियर मॉलिक्यूल से मैच नहीं कर रहा है तो वो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है ये एक फॉल्स न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। फॉल्स क्यों? क्योंकि जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं उसका स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से मैच करता है, ठीक है। और ये जो इंडोजीनियस कैरियर मॉलिक्यूल है ये मेनली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए बना रहता है। बट अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट से मैच करता है तो वो उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए एक फॉल्स न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ड्रग मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका मैच हो रहा है न्यूट्रिएंट से,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरियर्स आर लिमिटेड। जो इंडोजीनियस कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो एक लिमिटेड मात्रा में रहता है। कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, उस पर एक लिमिटेड मात्रा पे ही ये कैरियर मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास ड्रग का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और कैरियर मॉलिक्यूल कम है तो ये सैचुरेशन शो करेगा। ठीक है। उससे ज्यादा ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इसके पास जितने कैरियर मॉलिक्यूल्स है उसी के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसीलिए एक लिमिटेड प्रोसेस है और ये सैचुरेशन प्रोसेस है। कुछ टाइम के बाद कैरियर मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाते हैं। तो ये एक मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इसलिए, अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग और एब्जॉर्प्शन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो इस प्रकार से ग्राफ होगा। पहले तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होते जाएगा, देन उसके बाद ये सैचुरेशन शो करेगा। ठीक है। कैरियर मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाएंगे जब, तो ट्रांसपोर्ट होना, एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए एक मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है। पहले यहां तक ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, देन यहां के बाद जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इसलिए एक मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। इसके साथ साथ ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को भी फॉलो करता है और नॉन लीनियर काइनेटिक शो करता है। ठीक है। तो मिक्स्ड ऑर्डर और माइकलिस मेंटेन एम याद रख सकते हैं हम। नॉन लीनियर काइनेटिक्स इसको याद रख सकते हैं हम, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। ठीक है। जबकि पैसिव डिफ्यूजन की अगर बात करें, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, तो वो इस टाइप से ग्राफ बनता है। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। उसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स होते नहीं है तो वो एक लिनियर शो करता है, जबकि ये कैरियर के थ्रू हो रहा है तो इसलिए ये एक मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसके साथ साथ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे एक और चीज समझने लायक है। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जिसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो ड्रग ट्रांसपोर्ट करता है या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। कुछ पर्टिकुलर साइट पे बहुत ज्यादा डेंस होता है। ठीक है। उस डेंस एरिया को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन विंडो। क्यों? क्योंकि उस एरिया से बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। ठीक है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन विंडो, और ये पर्टिकुलर साइट पे होता है इंटेस्टाइन के कोई भी। वहां पर जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा घनत्व में होते हैं और उसके वजह से वहां से एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है। उस एरिया को एब्जॉर्प्शन विंडो बोलते हैं। तो ये भी एक जानने वाली बात है जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है। बट अगर हमको कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाना है, ऐसे फॉर्मुलेशन जिसका एब्जॉर्प्शन, जिसका रिलीज हमको कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में रखना है, ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में रखना है, तो उसके लिए ये एब्जॉर्प्शन विंडो पुअर साबित होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमको एब्जॉर्प्शन एक लिमिटेड वे पे होना चाहिए, एक कंट्रोल्ड मैनर पे, स्लो मैनर पे होना चाहिए। बट यहां पर क्योंकि एब्जॉर्प्शन विंडो होने के कारण बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, उसके लिए ये एब्जॉर्प्शन विंडो काम नहीं करता। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ। तो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे पहला आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको भूलना नहीं चाहिए, वो है वेरी फास्ट मेथड है। ठीक है। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है और ये भी एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ड्रग मूव करता है। ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है? बस ये कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन में, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन की अगर बात करें तो उसमें कैरियर नहीं होता। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब किसके वजह से ये हो रहा है? ठीक है। ये ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। जैसे सिंपल पैसिव डिफ्यूजन में कंसेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ड्रग जो है डिफ्यूज होते रहेगा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर। देन इसके बाद है ये एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता। ये जानने वाली बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस नहीं है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे हमको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। और ये इनहिबिटेड नहीं होता मेटाबॉलिक पॉइजन से, जैसे कि फ्लोराइड, साइनाइड एक्सेट्रा, या फिर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी इनहिबिट होता है। ये दोनों पॉइंट जो है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अलग करता है। ठीक है। अब हम इसका रोल देख लेते हैं, कहाँ कहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अप्लाई होता है। तो ये ड्रग ट्रांसपोर्ट पे बहुत ही लिमिटेड रोल रखता है, मतलब बहुत ही कम ड्रग हैं जो पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज एंट्री इन द आरबीसी, आरबीसी में ग्लूकोज का जो एंट्री होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। देन इसके बाद है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन, जैसे कि विटामिन B1, B2 और B12। ठीक है। 1 और 2 को मिलाएंगे तो 12 बनेगा, तो इसको याद रख सकते हैं, 1 और 2 मिलके 12। B12 मेनली एब्जॉर्ब होता है फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन से। जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो है इंडोसाइटोसिस।
जिसको हम कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं या फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। वेसिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्रग मॉलिक्यूल अगर सेल के पास आता है तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक फोल्डिंग बनाता है, जिससे एक वेसाइकल का फॉर्म होता है और वेसाइकल के थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है। ठीक है, तो एक वेसाइकल इसमें दिख रहा है हमको, इसीलिए हम इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये जनरली लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा है, उसके लिए इस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है सेल ट्रांसपोर्ट के लिए। जनरली ये प्रोटीन्स के लिए होता है, जैसे कि इंसुलिन, विटामिन के लिए होता है, जैसे कि ए, डी, ई एंड के विटामिन जनरली इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। वो कैसे? कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, बाई इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू लिम्फेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एस्केप हो जाता है, बाईपास हो जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं हम सेल ईटिंग, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड मटेरियल्स ही अंदर होता है। कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर करेंगे, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड के फॉर्म में है, तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं बच्चों को, जिसको सबीन भी बोलते हैं, सबीन ओरल पोलियो वैक्सीन, वो जनरली पिनोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू ही अंदर होता है सेल के। तो ये जनरली लिमिटेड ड्रग के लिए होता है इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म। बहुत ही कम ड्रग होते हैं जो इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके साथ साथ एक और इसमें जानने वाली चीज है, कोई ड्रग इंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर हो गया वेसाइकल के फॉर्म में, ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल में भी ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक सेल है, इसके एडजेसेंट सेल जो दूसरा सेल होगा उस पे ये वेसाइकल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। ठीक, एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसफर हो जाता है वेसाइकल, और उसी को हम ट्रांससाइटोसिस बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आयोनिक का मतलब कोई आयंस की बात इसमें चल रही है। तो जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो आउटर पार्ट उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है और इनर पार्ट होता है निगेटिवली चार्ज। तो जैसे कि कोई निगेटिव चार्ज आयन इसके पास आते हैं, जिसको एनायंस बोलते हैं हम, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो निगेटिवली चार्ज हो उसको ये इजिली अटैच कर लेता है और उसको सेल के अंदर इंटरनलाइज कर लेता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि बहुत कम रोल रखता है ड्रग ट्रांसपोर्ट पे। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग हैं जो चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उस पर अगर कोई चार्ज आता है और वो अगर सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। ये भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ही मूव करता है ड्रग मॉलिक्यूल। तो ये भी एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है जो कि होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जैसे कि वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से हो रहा था डिफ्यूजन मैकेनिज्म, पैसिव डिफ्यूजन, ये सब मैकेनिज्म कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से हो रहा था, और ये जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द चार्ज। जब तक चार्ज बैलेंस नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं हो जाता, तब तक ड्रग मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता रहेगा। ठीक है, जब तक चार्ज न्यूट्रल ना हो जाए पूरा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो अनआयनिक फॉर्म के लिए ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसको तो सेल लेगा ही, वो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। देन उसके बाद एन आयनिक, जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये इजिली इंटरनलाइज करेगा। देन कैटायनिक, जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो आएंगे यहाँ पर और रिपेल होंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर मॉलिक्यूल आएगा और निगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल होगा, इसलिए कैटायनिक मॉलिक्यूल के लिए बहुत कम होता है ट्रांसपोर्ट इससे, जबकि निगेटिवली चार्ज जो एनायंस होते हैं वो इससे इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ये एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करता है इसमें। तो ये भी एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन था। देन लास्ट मैकेनिज्म है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट पे आयन का एक पेयर बनता है। ठीक है, आयन का पेयर मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, उसका एक पेयर बनता है जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बनता है इस पे। ठीक है, ये भी आयोनिक डिफ्यूजन जैसा ही है, बट इसमें एक पेयर का निर्माण होता है, एक पेयर कॉम्प्लेक्स पेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
जैसे ही कोई पॉजिटिवली चार्ज ड्रग आते हैं तो इंडोजीनियस जो हमारे पास कैरियर मॉलिक्यूल है वो निगेटिवली चार्ज रहता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो बनता है वो इंटरनलाइज कर देता है ड्रग को सेल के अंदर, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू भी ड्रग सेल के अंदर पहुंच जाता है। ये स्पेशली क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स के लिए होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, पॉजिटिवली चार्ज ड्रग है बोल सकते हैं हम। और ये किसी भी पीएच कंडीशन में, पीएच कैसा भी हो बॉडी का, ये आयनिक फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में रहता है। तो ये एक आयन पेयर का निर्माण करता है, आयन पेयर फॉर्म करता है, देन उसके बाद ही ये इंटरनलाइज होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ ही ड्रग के लिए है, जैसे कि क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड। इसके साथ साथ सल्फोनिक एसिड भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू इंटरनलाइज होता है। तो ये था कुछ अलग अलग टाइप्स के ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ड्रग मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर सेल में एंट्री करता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में पता चले जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच प्ले मेजर रोल फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक। ये डीआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शंस है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें से कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग ज्यादातर एब्जॉर्ब होते हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पैसिव डिफ्यूजन। 90% जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। हमने पढ़ा है ये चीज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट मैकेनिज्म है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करने वाला एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं और इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट तो एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विच इज अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन या फिर लो ऑक्सीजन लेवल। ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो अगर मेटाबॉलिक पॉइजन हो तो इसको अफेक्ट करे, या फिर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो तो भी ये इनहिबिट हो। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? हम पढ़े हैं। ऑप्शंस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें से सही आंसर क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक अप हिल प्रोसेस है, ठीक है। लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर ड्रग मूव करता है। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है और कैरियर मेडिएटेड है, जो कि मेटाबॉलिक पॉइजन से अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, बट इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये मेटाबॉलिक पॉइजन से अफेक्ट नहीं होता। तो अक्सर बच्चे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन बहुत दिया रहता है। इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ड्रग मैकेनिज्म है जो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की। तो उसका भी आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट फॉलोस विच काइनेटिक्स, ठीक है। कैरियर मेडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है? तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको भी हम पढ़े हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम पढ़े हैं कोई भी ड्रग पहले तो लीनियरली एब्जॉर्ब होते जाता है जब तक उसके कैरियर पूरा सैचुरेट नहीं होते। देन उसके बाद कैरियर सैचुरेशन के बाद वो एक लिमिटेड कैपेसिटी शो करता है एब्जॉर्प्शन पे। तो यहां तक वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन शो करता है, देन उसके बाद जीरो ऑर्डर शो करने लगता है, ठीक है। उसको कंसेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं रहता, उसी को हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। तो पहले ये फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है, देन उसके बाद जीरो ऑर्डर शो कर रहा है, और इस प्रकार के काइनेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फॉलोस विच काइनेटिक्स, तो वो भी होगा उसका आंसर मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स बताया हूं और वो कौन से मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होता है उसको हम ऑप्शन के रूप में देखेंगे। तो इसको डायरेक्ट मैच करते हुए चलते हैं। तो अगर विटामिन B12 की बात करें तो कौन से मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होता है? B12 हम पढ़े हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वैसे तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, बट B12 के लिए और B1 और B2 के लिए, इसको हम ट्रिक से भी याद रखे थे, 1 और 2 मिलके 12 होता है। तो B1, B2 एंड B12 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। देन अगर विटामिन C की बात करें तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। अगर विटामिन A, D, E एंड K की बात करें
तो ये इंडोसाइटोसिस से एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स है और बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हम इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। उसी प्रकार एक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये कौन से मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये है कुछ आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जीपैट वगैरह में पूछा जा सकता है। पैसिव डिफ्यूजन के लिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं डाला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो एब्जॉर्ब होता है वो है पैसिव डिफ्यूजन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें फिक्स फर्स्ट लॉ बहुत अच्छे से फॉलो होता है? तो पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन आर पैसिव डिफ्यूजन, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका सही आंसर है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू फिक्स फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो किया जा सकता है। और फिक्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता रहेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। जब तक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा तब तक हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ड्रग मूव करता रहेगा। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, फिक्स फर्स्ट लॉ को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लिंक देख सकते हैं, वहां से आप पैसिव डिफ्यूजन और फिक्स फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझ सकते हैं। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखे हो आप आज के इस वीडियो से। अगर हाँ तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।